हेलो एवरीवन। वेलकम टू उज्ज्वल्स एकेडमी फॉर सिविल्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी जो म्यांमार में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जहाँ पे मिलिट्री ने एक कूप किया है, वहाँ के जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसको हटा करके और उसमें 1 साल का इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो उसी पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आइए इसमें डिस्कस करते हैं। My name is Ujjwal Singh, and this is my email ID ujjwal.meri@gmail.com. You can connect to me through this mail, and this is my Facebook ID. You can search my name Ujjwal Singh over there, and you can follow me on Instagram with the ID that is mariner_Ujjwal. So let's start with the topic. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव सम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ म्यांमार। म्यांमार का एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे कैसे गवर्नमेंट, कौन से कॉलोनी वहाँ पे थी, कौन से इम्पेलिस्ट कंट्रीज़ वहाँ पे रूल किया, ठीक है, और कब उसे इंडिपेंडेंस उसने हासिल किया। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री म्यांमार का जानते हैं। तो सबसे पहले ये म्यांमार का मैप आप देख लो, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया में आता है म्यांमार, एक कंट्री है, और इंडिया के साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके साथ बॉर्डर भी म्यांमार का लगता है। तो आप इसका एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक रेडी कर लेना कि कौन से स्टेट से म्यांमार का बॉर्डर लगता है, ठीक है। ऊपर में अरुणाचल है, फिर नागालैंड है, ठीक है, मणिपुर है, तो उसका आप एक तैयार कर लेना। तो दिस इज़ म्यांमार, ठीक है, और ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लाओस के साथ, थाईलैंड के साथ, ठीक है। तो इसका जो ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि जो म्यांमार का जो कॉलोनियल नेम था वो था बर्मा, ठीक है। बर्मा वॉज द कॉलोनियल नेम ऑफ म्यांमार। म्यांमार जो है वो नाम बाद में बदला गया है, पहले इसे बर्मा बोला जाता था। और यहाँ पे कई सारे मोनार्क्स जो हैं वो यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। मोनार्क्स मतलब कि जो किंग्स होते हैं, ठीक है, और उनके कई सारे डायनेस्टी होती थी उनकी, तो वो यहाँ पे रूल करते थे म्यांमार के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि ब्रिटिश जो है कॉलोनी स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले इस रीजन में इंडिया को जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन पूरा किया, तो इसने म्यांमार की ओर भी ब्रिटिश जो है उसको कॉलोनी बनाने का तैयारी किया। तो इसमें ब्रिटिश और म्यांमार के बीच में जो रीजनल किंगडम्स जो थे उस समय, जो किंग्स थे, जो डायनेस्टीज जो थी लोकल, तो उनके बीच में कई सारे वॉर हुए, लड़ाई हुए। तो टोटल 3 एंग्लो बर्मीज वॉर हुए, ठीक है। टोटल 3 एंग्लो बर्मीज वॉर हुए। तो जो सबसे डिसिसिव है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वॉर है, दैट इज़ द लास्ट जो था, जो थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर था, दैट वाज फॉट इन 1885-1886, ठीक है। उसी दौर में जो थर्ड था, जो सबसे लास्ट जो एंग्लो बर्मीज वॉर था, वो लड़ाई उस समय हुआ था। और इस लड़ाई के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है उसने बर्मा के ऊपर एक उसको कंक्वेस्ट करके उसको ब्रिटिश इंडिया के अंदर सम्मिलित कर लिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया मतलब कि उस समय का जो आपका भारत के ऊपर जो ब्रिटिश का जो साम्राज्य था, उसी को हम लोग ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं। तो उसी का पार्ट बर्मा को बना दिया गया ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ठीक है। तो समझ लो कि एक काइंड ऑफ जो बर्मा उस समय रीजन था उसको इंडिया का पार्ट बना दिया गया आफ्टर थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद में इसके वजह से जो बर्मा था उसने अपना सोवरेनिटी लॉस्ट कर दिया, ठीक है। सोवरेनिटी मतलब कि जो संप्रभुता है किसी कंट्री का, अपना एक डिसीजन लेने का जो होता है, वो उसने लॉस कर दिया, एंड इट बिकेम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया का एक प्रोविंस बन गया ये, ठीक है। प्रोविंस जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होगे तो इंडिया में कई सारे प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखा था, जैसे कि मद्रास प्रोविंस हो गया, बॉम्बे प्रोविंस हो गया, ठीक है। इधर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक कंबाइंड प्रोविंस की तरह काम करता था, ठीक है। जो बंगाल प्रोविंस होता था उसमें बांग्लादेश का भी हिस्सा था। तो उसी तरह जो म्यांमार था उसको एक प्रोविंस डिक्लेयर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसका ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया, ठीक है। लेकिन 1937 में, 1937 में ब्रिटिश ने क्या किया कि इसको एक ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस नहीं मान करके एक सेपरेट कॉलोनी इसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। सेपरेट कॉलोनी का मतलब क्या हुआ कि अब जो बर्मा है इट वाज नो मोर कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि ब्रिटिश इंडिया का जैसे मान लो इंडिया में अगर मान लो एक बॉम्बे
प्रोविंस था, ठीक है। फिर उसके बाद मद्रास प्रोविंस था, ठीक है। फिर उसके बाद बंगाल प्रोविंस था। जो अभी यूपी है अपना, इंडिया में यूपी वाला पार्ट है, उसको हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे पहले, ठीक है। तो उसी तरह ये प्रोविंस हुआ करता था। लेकिन आफ्टर 1937 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब म्यांमार जो है ये प्रोविंस नहीं होगा, अब ये एक सेपरेट कॉलोनी होगा। कॉलोनी मतलब कि अब इसको ब्रिटिश इंडिया से अलग करके एक अलग कंट्री की तरह हम लोग इसको एक जोन की तरह ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में फिर अल्टीमेटली जो बर्मा था उसने इंडिपेंडेंस हासिल किया। लेकिन इसके पीछे कई सारे क्रोनोलॉजी है, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताया है कि कैसे ब्रिटिश ने वहाँ पे एक साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद फिर इस पीरियड में जो 1937 और 1948 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1939 में स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा। फिर 1945 में ख़त्म हुआ था जब जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया गया, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म होने का उसके बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इस बीच में, इस पीरियड में जापान जो है, जो आगे अभी हम लोग अभी पढ़ेंगे, जापान ने भी इस पे हमला किया था बर्मा के ऊपर, म्यांमार के ऊपर, ठीक है। अभी भी उसको बर्मा ही बोलेंगे, म्यांमार जो है सो बाद में नाम दिया गया है मिलिट्री गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जापानीज़ इन्वेजन ऑफ बर्मा। तो आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो एशिया का जो एक इम्पॉर्टेंट जो इम्पीरियलिस्ट कंट्री जो है, एशियन पावर जो था, वो था कौन? जापान था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान जो है एशिया से सबसे एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल कंट्री इमर्ज हुआ था, और ये यूएसए को चैलेंज कर रहा था, यूरोप के जो पावर्स थे, ब्रिटेन को चैलेंज कर रहा था, सारे कंट्रीज़ को ये चैलेंज कर रहा था। तो जाहिर सा बात है, जो बर्मा जो रीजन है, इसके पहले स्लाइड में चलते हैं। ये जो बर्मा जो रीजन है, ये देखो चाइना और ये इंडिया के बीच का पार्ट था। तो ये तो पूरा ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रिटिश का शासन था, ठीक है। और चाइना के साथ वॉर जापान का चल रहा था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, इधर से चाइना में सब कुछ सप्लाई करते थे, जो भी वॉर रिलेटेड चीज़ है उसका सप्लाई इसके थ्रू होता था। तो जापान ने सोचा कि अगर म्यांमार के ऊपर अगर हम लोग उसको अगर अपने कब्जे में ले लेते हैं, इफ़ वी टेक ओवर द बर्मा रीजन, तो ये जो सप्लाई था चाइना में जो जा रहा था ब्रिटिश का, उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो दैट वाज द मेन मोटिव कि जापान वहाँ पे स्ट्राइक किया, उसको अपने कंट्रोल के अंदर लेने का कोशिश किया, ठीक है। तो जापान वॉज द इम्पीरियलिस्ट कंट्री। तो उसने क्या किया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो जापान ने इन्वेड कर दिया बर्मा को। अभी मैंने आपको रीज़न बताया। और बर्मा उस समय क्या था, तो ब्रिटिश का एक कॉलोनी था। तो अब वहाँ के जो लोग थे, जो बर्मा के जो लोग थे, वो ब्रिटिश के कॉलोनी में रह रहे थे, ब्रिटिश के शासन में रह रहे थे। तो जाहिर सा बात है, जिस तरह इंडिया में कंडीशन था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट एंगर था लोगों में, इंडिया में भी जैसे नेशनल मूवमेंट्स होते थे तो ब्रिटिश को वहाँ से हटाओ, अपना खुद का गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का कोशिश, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो उसी तरह बर्मा में भी कई सारे लोग थे जो रिवॉल्यूशनरीज थे, बहुत सारे वहाँ पे भी फ्रीडम फाइटर्स थे जो चाहते थे कि जो बर्मा का जो पॉपुलेशन है, बर्मा का जो ज़मीन है, उस पर सिर्फ बर्मीज़ लोगों का हक रहे, वहाँ पे कोई भी बाहर की कंट्रीज़ जैसे ब्रिटिश हो गई, उनका अधिकार वहाँ पे ना रहे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ के कुछ जो लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि जापान की मदद से बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी का गठन किया, ठीक है। और इनका मेन काम क्या था कि जो BIA है, बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी, और ये जापान आर्मी दोनों मिल करके, जापान आर्मी मिल करके किसको फाइट करेंगे, तो ब्रिटिश आर्मी को। ब्रिटिश आर्मी जो वहाँ पे थी, प्लस ब्रिटिश के साथ जो भी लोग थे, मान लो वहाँ का कोई लोकल पॉपुलेशन है, अगर वो ब्रिटिश के साथ अपना एफिनिटी रखता है, लगाव रखता है, तो उसको भी मार काट करेंगे। तो ये बहुत ही एक काइंड ऑफ वायलेंट वॉर हुआ था, वायलेंट, बहुत हिंसा हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जापान का था और जो BIA है, बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी, इनके बीच का जो अलायंस था वो बहुत लंबा नहीं चला। तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि समझो एक कंट्री है, इसमें ब्रिटिश का राज है, ब्रिटिश राज है, तो बर्मा में भी वही था। अभी जापान यहाँ पे एंटर किया और बोला कि
हम लोग अभी ब्रिटिश को यहाँ से ड्राइव आउट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। लेकिन जापान क्या था, अब ये इसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाने लगा, जापान अपना उसके ऊपर एक पावर उसके ऊपर थोपने लगा। तो इस वजह से BIA और जापान जो है उसके बीच में कहीं ना कहीं टेंशन आ गया, दरार आ गया। तो उसके वजह से फिर ये अलग हो गया BIA। फिर बाद में जापान जो है सो हार गया, 1945 में जापान की हार हुई इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो वो वैसे भी एक वीक पावर हो गया, ठीक है। तो वो तो वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। और आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उन्होंने सारे जो उनके अंदर जो भी कॉलोनीज़ थे सबको इंडिपेंडेंस देना स्टार्ट किया। तो बर्मा भी बाद में फ्रीडम गेन कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि देखो जो यहाँ का जो मिलिट्री है, मिलिट्री जो है ये जो BIA है इसी का आगे फॉर्म जो है वो मिलिट्री के रूप में बनता गया, ठीक है। तो मिलिट्री का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा वहाँ पे, जो भी मिलिट्री जो लीडर्स थे स्ट्रॉन्ग होल्ड था, काफ़ी मजबूत पकड़ थी इनकी मिलिट्री की वहाँ पे बर्मा के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो भी लीडर्स आए मोस्टली वो कहीं ना कहीं मिलिट्री के ही जनरल्स होते थे। जो भी बर्मा का जो इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ पे जो शासक बनते गए वो सारे मिलिट्री कमांडर्स या मिलिट्री जनरल्स ऐसे लोग ही बनते रहे, ठीक है। तो बर्मा में उस तरह का कुछ डेमोक्रेसी वहाँ पे, डेमोक्रेसी जो है प्रजातंत्र लोकतंत्र वो वहाँ पे स्थापित हो नहीं पाया, ठीक है, काफ़ी दिनों तक, ठीक है। जो 1989 में जो है ये इम्पोर्टेंट डेट है, इसमें क्या हुआ कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट उसने बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार कर दिया, ठीक है। चेंज द नेम ऑफ बर्मा टू म्यांमार। और जो रंगून जो कैपिटल था पहले बर्मा का पुराना, जिसको यंगून भी बोलते हैं, रंगून भी बोलते हैं, ये 1948 से लेकर के 2005 तक कैपिटल रहा। लेकिन 2005 में गवर्नमेंट ने वहाँ की इस रंगून कैपिटल को भी चेंज करके दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया, जिसको नेपीदो बोलते हैं, जो कि अभी वहाँ का कैपिटल है, ठीक है। अभी बर्मा का कैपिटल रंगून नहीं है, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ बर्मा। और 1989 में बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार किया गया। ऐसे कई सारे सिटीज़ के नाम चेंज किए जाते हैं, जैसे कि इंडिया में भी अभी नाम चेंज करने का एक दौर चला हुआ है कि पुरानी जगह का नाम चेंज करके ये कर दो वो कर दो। तो सब जगह सारे कंट्री सारे वर्ल्ड के जो जगह है वहाँ पर भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग आए हैं शासन में, और उनकी वजह से कई सारे नाम को चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये अब आगे की कहानी देखते हैं। तो जो म्यांमार था, आपको मैंने बताया कि कैसे आर्मी जो है उसका शुरू से वहाँ पे पावर जो है होल्ड रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इंडिपेंडेंस दिलाई बर्मा को, वहाँ की कंट्री को डिफेंड किया, ठीक है। और स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट भी आर्मी के जो मिलिट्री का जो शासन है उसके वजह से आया। तो मिलिट्री जो है अपने आप को क्या समझता है, गार्जियन ऑफ द स्टेट समझता है, ठीक है। तो जो मिलिट्री है बर्मा, जो म्यांमार की जो मिलिट्री है वो काफ़ी सालों तक रूल की है वहाँ पे म्यांमार में। तो जाहिर सा बात है उनका काफ़ी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के रोष था कि सारे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का दौर चल रहा है, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। तो फिर इन्होंने 2008 के समय एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, जिसमें इलेक्शंस की बात की गई, ठीक है। हमारा पार्लियामेंट, जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, तो वहाँ पे भी एक अपर हाउस और लोअर हाउस जो है वहाँ का गठन किया गया, ठीक है। उसमें इलेक्शंस के थ्रू जो है लोग आएंगे। लेकिन इंडिया में अलग सिचुएशन है, वहाँ का अलग सिचुएशन है। वहाँ पे क्या हुआ कि जो समझो कि वहाँ का समझो एक पार्लियामेंट का जो 2 हाउस है, ठीक है, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। तो इसमें जो सीट्स हैं, इसमें जो नंबर ऑफ जो MPs हैं, ठीक है, उसका क्या हुआ कि 1/4 और 1/4 दोनों हाउस में रिजर्व कर दिए गए। रिजर्व कर दिए किसके लिए? तो वहाँ की आर्मी के लिए, ठीक है। बाकी जो 3/4 जो बचा सिर्फ उसी पे इलेक्शन होगा, ठीक है। तो समझ लो कैसे मिलिट्री ने अपना वहाँ पे होल्ड बेस नहीं छोड़ा। उसने क्या किया कि 1/4 सीट को दोनों हाउस में अपने लिए रिजर्व कर लिया। समझो अगर 100 सीट है तो 25 सीट्स जो है वो सिर्फ मिलिट्री के लोग ही उसमें जाएंगे। मिलिट्री नॉमिनेट करेगी, मिलिट्री उसको अपने ही बंदे को वहाँ पे भेजेगी, उसको उन लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। और सिर्फ 75 सीट्स पे ही इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। The 2008 Constitution specifies that 3/4 of the union level parliamentary seats are to be elected by universal suffrage
एंड द रिमेनिंग क्वार्टर जो एक चौथाई जो बचा उसको रिजर्व कर दिया गया नॉन इलेक्टेड डेलीगेट्स फ्रॉम द म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस, जिसको ये वर्ड बोलते हैं तत्मदौ। ठीक है, तो ये अगर आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि जैसे कि एक शब्द है तत्मदौ, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसका क्या तात्पर्य है? तो उसका आंसर होगा म्यांमार के जो आर्मी है, आर्म फोर्स, उसको बोला जाता है तत्मदौ। तो इनके लिए एक चौथाई हिस्सा, एक चौथाई सीट्स जो है वहाँ के पार्लियामेंट में रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि पार्लियामेंट में ऑलरेडी मिलिट्री का प्रेजेंस है वहाँ पे, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आर्मी जो है, इंडियन आर्मी जो है, इनको यहाँ के इलेक्शन, पार्लियामेंट, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ के कंट्री में, यहाँ के पार्लियामेंट में, यहाँ के संसद में जो आर्मी है, वहाँ की जो मिलिट्री है, इनका रिजर्वेशन है वहाँ पे। तो देखो कैसे वहाँ के पावर पॉलिटिक्स में आर्मी का भी रोल है। ठीक है, तो इस वजह से तो 110 एमपीज का वहाँ पे सीट फिक्स किया गया है। ठीक है, द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस डायरेक्टली अपॉइंट्स, जो कमांडर ऑफ चीफ जो आर्मी का है, वो जो एक चौथाई सीट है वहाँ पे लोगों को अपॉइंट करता है अपने तरफ से, अपने लोगों को ही अपॉइंट कर देता है, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं कि वहाँ की जो पार्टी है, वहाँ जो इलेक्शन जो होती है, तो वहाँ पे दो पार्टी, जैसे मतलब पार्टी और कई सारी हैं, लेकिन मेजर जो दो पार्टी है वो दो पार्टी। जैसे कि इंडिया में क्या है, इंडिया में अभी आप देखोगे तो एक एनडीए है, ठीक है, जिसमें बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट वाली पार्टी है, और प्लस यूपीए है जिसमें कांग्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा, प्लस अभी एक नया कॉन्सेप्ट महागठबंधन का चलता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो एनडीए और यूपीए या फिर बीजेपी और कांग्रेस, तो यही दो ही मेन पार्टी पावर में आती हैं। कभी कभी एनडीए, कभी बीजेपी, कभी ये कभी वो, और बाकी और भी रीजनल पार्टीज़ हैं वो इसके साथ अलायंस बना लेती हैं। तो उसी तरह वहाँ पे भी जो मेन जो दो पार्टी है वो है एनएलडी और यूएसडीपी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यूएसडीपी जो पार्टी है ये मिलिट्री का ही पार्टी है, मतलब कि मिलिट्री के जो लोग हैं वो ही इस पार्टी के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो समझ लो कि 1/4 सीट रिजर्व्ड है वहाँ के आर्मी के लोगों के लिए, प्लस जो 3/4 सीट है इस पे जो इलेक्शन होगा तो इस पार्टी के लोग इसमें इलेक्शन भी लड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? कि थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि 1/4 1/4 लोग जो हैं वो तो ऑलरेडी रिजर्व हो गए मिलिट्री के लिए, लेकिन बाकी जो 3/4 सीट है, 3/4 सीट है, इस पे जो इलेक्शन होगा तो इसके भी पार्टी के भी लोग इस पे इलेक्शन पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, और जो एनएलडी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो ये किसका पार्टी है एनएलडी? तो वो जो आप लेडी जो आप देखते हो म्यांमार का जो काउंसलर जिसका एंग सैन सू की नाम है, वो उसकी पार्टी है एनएलडी। ठीक है, इसके और कुछ लोगों ने मिलकर 1988 में इस पार्टी का गठन किया था। तो यूएसडीपी जो है, यूएसडीपी इट इज़ द पार्टी ऑफ मिलिट्री एफिलिएशन एज मोस्ट ऑफ द पार्टी ऑफिशियल्स आर फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल। तो इस पार्टी के जो मेंबर्स हैं ना वो पहले के रिटायर्ड जनरल्स हो सकते हैं या फिर कमांडेंट्स हो सकते हैं, तो आर्मी के ही लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स में आ गए हैं और इस पार्टी के मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है, तो यही दो पार्टी है जो कि सबसे पहले जो ज़्यादा अभी म्यांमार के पॉलिटिक्स में एक्टिव है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जब से डेमोक्रेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, जब से कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शंस का सेटअप हुआ, 2010 का इलेक्शंस हुआ, 2015 का इलेक्शन हुआ, 2020 का इलेक्शन हुआ, तो उसमें ये देखा गया कि एनएलडी जो पार्टी है, जो आंग सैन सू की जो पार्टी है, उसका वोट जो है वहाँ पे शेयर बढ़ गया और इसका जो वोट शेयर है वो कम हो गया। तो इसी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पे, इसी वजह से। ठीक है, अभी लास्ट ईयर 2020 में वहाँ पे इलेक्शन हुआ नवंबर में, कोरोना के समय में, नवंबर 2020 में। अभी देखो जैसे ये एक लड़की है जो कि मास्क लगा करके इलेक्शन में अपना वोटिंग कर रही है। ठीक है, तो जैसे इंडिया में भी बिहार में इलेक्शन हुआ कोरोना के समय में, तो यहाँ पे भी मास्क और ये सब शील्ड लगाना कंपलसरी था। ठीक है, तो उसी तरह वहाँ पे भी म्यांमार में इलेक्शंस हुए, तो उसमें देखा गया, उसका जब रिजल्ट आया तो जो आंग सैन सू की जो पार्टी है एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसने 80% के अराउंड वोट गेन किए। ठीक है, मान लो 100 लोगों ने वोट दिया तो 80 लोगों ने वोट कर दिया इसका एनएलडी को, ऐसा इलेक्शन के रिजल्ट में आया। और लेकिन जो आर्मी का जो पार्टी था, आर्मी बैक्ड पार्टी जो यूएसडीपी है,
इसने बहुत ही गंदा एक तरीके से डिफीट, हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इसके वजह से यूएसडीपी ने एक्सेप्ट किया, बताया कि उसने इस रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बोला कि नहीं, धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई सबूत, इसका कोई एविडेंस दिया नहीं। तो वहाँ पे भी एक इलेक्शन कमीशन है म्यांमार में। तो म्यांमार में भी एक इलेक्शन कमीशन है, तो उसने ये सारे एलिगेशंस को हटा दिया, ठीक है। उसने बोला कि नहीं नहीं, ये सारी फ्रॉड की जो बातें हैं वो गलत है। और जैसे कि इंडिया में भी आप देखोगे कि एक ट्रेंड होता है कि जैसे मान लो किसी पार्टी को अगर कहीं पे सीट हार जाती है, तो वो क्या बोलते हैं कि ईवीएम जो है हमारा, ईवीएम जो है वो हैक हो गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे बात यहाँ पे भी लोग करते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे ही बात, ये पार्टी चूँकि ये हार गई है, इसकी सीट काफ़ी कम हो गई है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो भाई हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हुआ है उसमें फ्रॉड हो गया है और इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन को जब उन्होंने वहाँ पे अपना एक एलिगेशंस वहाँ पे उन्होंने जब सबमिट किया होगा, तो खारिज कर दिया वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने, कि बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा फेयर इलेक्शन होता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये जो वहाँ के जो मिलिट्री के जो आर्मी के जो लीडर हैं, इन्होंने क्या किया कि ये मतलब इनका एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लो कि ये क्या है कि ये 2011 से ही मिलिट्री के वहाँ पे चीफ बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो है जो मिलिट्री का पावर है, इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया है, ठीक है। जब 2016 जो 15 में इलेक्शन हुआ था, 2016 में ये एनएलडी की जो गवर्नमेंट आई थी, आंग सैन सू की जो पावर आई थी, तो उसने इसको सपोर्ट किया था थोड़ा उसमें। लेकिन इसका क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट में जो 1/4 सीट्स जो रिजर्व की गई हैं 25%, उसको और मजबूत करने का कोशिश किया इसने। और कहीं ना कहीं अपने कैबिनेट जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं वो अपने पास रखने का कोशिश किया, जैसे कि डिफेंस, ठीक है। उसके बाद इंटरनल जो मैटर्स जो है इम्पोर्टेंट, उसको ये अपने डिफेंस के अंदर अपने अंदर रखा, कैबिनेट पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि एक सबसे जो इस मिलिट्री लीडर पे जो सबसे बड़ा एक चार्ज लगा कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा पहले कि रोहिंग्या में मुस्लिम्स के ऊपर काफ़ी एक अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को मार दिया जा रहा है, इनका ग्रेव मिलता है कई जगह पे, ठीक है। ये लोग इंडिया में, बांग्लादेश में, काफ़ी जगह अभी जैसे वहाँ से समझो ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश हो गया, ये इंडिया हो गया इसका यहाँ पे, तो यहाँ से काफ़ी लोग भाग रहे हैं, ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको मारा जा रहा है। ऐसा बोला जाता है कि इनका जीनोसाइड किया जाता है। जीनोसाइड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीनोसाइड? तो जीनोसाइड मतलब मीन्स कि एक कोई इथनिक ग्रुप है, उसको पर्पसली कोई कम्युनिटी अगर उसको मारे, जैसे कि हिटलर जो है उसने क्या किया था, ज्यूज़ लोगों को मारा था बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर के समय में, उसके पहले वहाँ पे, तो इसको जीनोसाइड बोलते हैं। तो उसी तरह ऐसा माना जाता है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है, अब चूँकि जो म्यांमार है वहाँ पे बुद्धिज़्म रिलीजन जो है वो मेन है, वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग सबसे ज़्यादा हैं और ये वहाँ की माइनॉरिटी एक रिलीजन है। तो इनको वहाँ पे, वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ की जो सेना है, वो इनको बिल्कुल मारने, उनको ख़त्म करने पर तुला हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से ये लोग वहाँ से भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके लिए इंटरनेशनल जो यूएन बॉडी है, सब ने क्रिटिसाइज़ किया है कि इनको इनके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो म्यांमार क्या बोलता है कि ये लोग आतंकवादी हैं, वो लोग वहाँ पे मिलिटेंसी में वहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग मिलिटेंट्स को मार रहे हैं, ऐसा करके ये लोग डिफेंड करते हैं अपने आप को, ठीक है। ये नॉर्दर्न रेखाइन स्टेट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है रेखाइन स्टेट। आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है यूपीएससी कि रेखाइन जो है वो कहाँ पे है, तो म्यांमार में है, ठीक है। तो वहाँ पे ही रोहिंग्या मुस्लिम्स को ये लोग मार रहे हैं। तो इसके वजह से एक जीनोसाइड का भी आरोप लगा है। और यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसने इसके जो मिलिट्री का जो चीफ है मिन एंग ह्लेंग इनका जो नाम है, इनके ऊपर एक सीरियस केस लगाया और बोला कि जो इसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए और ये जो जीनोसाइड है उसको रोका जाए, ठीक है। और जो वहाँ पे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो मीडिया में जिनको एक लाइमलाइट मिलता था, इनको फेसबुक पेज इनका डीएक्टिवेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसके रिस्पॉन्स में कुछ भी
उनके सपोर्ट में, रोहिंग्यास के सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोला, उल्टा वहाँ पे जो वायलेंस चल रहा था उसको इन्होंने और बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल रेपुटेशन है म्यांमार का, वो वर्ल्ड में काफ़ी ख़राब हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ रोहिंग्याज इशूज़। ठीक है, कि रोहिंग्याज को ये लोग वहाँ से मार के भगा रहे हैं, उनको उनके पॉपुलेशन को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे मेन जो है वो उन्हीं का जो लीडर है वो है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अब ये जो आर्मी जो चीफ है, कमांडर इन चीफ है, ये अभी रिटायर होने वाला है इसी साल, जिसका 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज पूरा होने वाला है। तो उसे पता है कि अभी मैं रिटायर कर जाऊंगा और इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ट्रायल करेगी। मुझे ऐसे जो केसेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में जो सुनवाई होती है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद काफ़ी एक ट्रायल होता है, उसमें सज़ा होता है। तो इस लीडर को ये भी बात मालूम होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसने एक प्लान बनाया। और वैसे भी इसके पार्लियामेंट में इसका वोट शेयर काफ़ी कम हो गया था। अभी आपने देखा कि 80% सीट जो है वो जो दूसरी पार्टी है उसने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने जीता। तो इसके मन में, लीडर इस जनरल के मन में ये बात कहीं ना कहीं होगा कि मिलिट्री का जो प्रेजेंस है, मिलिट्री का जो स्ट्रांग होल्ड है वो कम हो रहा है, तो उसको हम लोग स्ट्रांग करते हैं। तो उसने फिर अभी 1 फरवरी को जो न्यूज़ जो आपने पढ़ा सुना कि उसने क्या किया कि जो एंग सैन सुई क्वी जी है, उसको वहाँ के जो प्रेसिडेंट है विन मिंट और अदर जो सीनियर लीडर्स हैं, सबको उसने हाउस अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे 1 साल का। ठीक है, और उसने किस ग्राउंड पे बोला, क्यों इमरजेंसी डिक्लेयर किया, जब सबने उसने बताया कि यहाँ पे इलेक्शंस में फ्रॉड हुए हैं। उसने रीजंस बताया कि इलेक्शंस में फ्रॉड हुए हैं, इसलिए ये जो गवर्नमेंट है ये सही नहीं है और इसको हटा के इमरजेंसी लगा दिया गया है। लेकिन मेन रीज़न ये नहीं है, सबको मालूम है। वो अपने पापों को छुपाने के लिए कि अभी इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा ना करे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए, तो उस चीज़ को छुपाने के लिए वो पावर में, सत्ता में आ गया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि अब वापस जो म्यांमार में जो एक डेमोक्रेसी जो आया था इलेक्शन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, वो वापस से अब मिलिट्री रूल में चला गया। ठीक है, आपको मालूम है कि जब मिलिट्री रूल होता है तो उसमें लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, लोगों के पास फ्रीडम नहीं होता है। जो प्रेस होती हैं, प्रेस के पास फ्रीडम नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि इंडिया में देखोगे कि कहीं मिलिट्री रूल लग गया तो कर्फ्यू टाइप का सिचुएशन हो जाता है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, ऐसा सीन हो जाता है। तो समझो वो पूरे देश में वैसा ही मिलिट्री रूल लग गया, तो कैसा देश में अब तो डेमोक्रेसी रहा नहीं। इसीलिए लोग जो भी बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस हो गया, इंडिया हो गया, अपना ब्रिटेन हो गया, सब लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी का वहाँ पे मर्डर कर दिया गया है और इस मिलिट्री रूल को वापस जल्दी से जल्दी हटाया जाए और जो गवर्नमेंट जो अभी इलेक्शन के बाद जो बनी थी उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, ऐसा डिमांड कर रहे हैं सारे कंट्रीज़। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे। ठीक है, तो अब जाहिर सा बात है कि साउथ ईस्ट एशिया का जो इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, अगर आप फॉरेन इंडिया का रिलेशंस पर हो गए, तो इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, अभी रिसेंटली बन गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी कुछ साल पहले। ठीक है, 5-6 साल पहले लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ट्रांसफ़र किया गया। डैट मीन्स कि जो अगर आप इंडिया का मैप देखो, ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया, फिर इधर साउथ ईस्ट एशिया हो गया पूरा ये। ठीक है, तो इंडिया जो है इस रीजन में अब इन्वेस्टमेंट्स और उसके साथ टाइप्स करने का जो पॉलिसी है उसको स्टार्ट करने का कोशिश किया, जिसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो म्यांमार जो है दैट इज़ द गेटवे टू द ईस्ट। ठीक है, तो म्यांमार जो कि इमीडिएट नेबर है इंडिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, तो म्यांमार ही सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री हो जाता है इंडिया के लिए और आसियान कंट्रीज़ के लिए गेटवे हो गया। ठीक है, तो इंडिया जो है म्यांमार में कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक कालादान नदी बहती है, कालादान नदी, तो कालादान नदी के ऊपर मल्टी मोडल
जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको डेवलप किया जा रहा है। और एक सितवे पोर्ट है म्यांमार में, उसको भी इम्पोर्टेंट एक इंडिया के साथ डेवलप करके एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया और म्यांमार के बीच में इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने सपोर्ट किया था इंडियन आर्मी को नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी में। जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है इंडिया का, अपना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, तो इस रीजन में काफ़ी आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि नागा जो इंसर्जेंसी है, ठीक है, वो वहाँ पे ब्लास्ट कर देते हैं, कभी वहाँ के मिलिट्री वहाँ के इंडियन आर्मी के लोगों को मार देते हैं कहीं ना कहीं। तो इसको ये लोग यहाँ पे क्राइम करके वापस म्यांमार में भाग जाते थे, तो उनको पकड़ने के लिए इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया था मिलिट्री वहाँ का। ठीक है, तो मिलिट्री का भी सपोर्ट है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मोर देन 100 कंपनीज, इंडियन कंपनीज आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स ओवर $1.2 बिलियन। ठीक है, $1.2 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 100 इंडियन कंपनीज से भी ज़्यादा। तो अभी जब सैंक्शन का बात किया जा रहा है, सैंक्शंस मतलब होता है कि उस पर बहुत तरह के रोक लगाना। जैसे कि म्यांमार में अभी चूँकि ऐसा हो गया है, तो जो कंट्रीज़ हैं वो बोलेंगी, जैसे यूएस और ये सब जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो बोलेंगे कि अभी इस कंट्री के साथ ट्रेड मत करो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करो, तो उसी को सैंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा कि अगर सैंक्शंस लग जाएगा तो वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगा, तो जो ये कंट्रीज़ इंडियन कंपनीज़ जो है उनका वहाँ पे प्रॉफिट कम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, लॉस हो सकता है, तो ये एक इम्पैक्ट है। और दूसरा चाइना एक फैक्टर है। ठीक है, अभी क्या है, चाइना जो है, चाइना को आपको मालूम है कि ये इंडिया का जो नेबर है उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर म्यांमार अभी वहाँ पे मिलिट्री रूल है और उसके वजह से अगर इंडिया वहाँ पे कुछ ऐसा अगर एक नेगेटिव स्टेप लेता है तो चाइना उसको क्लेम करेगा, चाइना उसको सपोर्ट करेगा, और चाइना कहीं ना कहीं म्यांमार का एक क्लोज फ्रेंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि इंडिया जो है, इंडिया ने अभी बोला है कि ये म्यांमार का इंटरनल मैटर है, और चूँकि हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, लेकिन ये म्यांमार का इंटरनल मैटर है, तो उसको वो लोग खुद ही निपटाएंगे। उसके लिए इंडिया ने कुछ ऐसा ये नहीं बोला कि हम लोग अभी म्यांमार के साथ बिजनेस ख़त्म कर लेंगे या फिर म्यांमार में इन्वेस्टमेंट है उसको ख़त्म कर लेंगे, ऐसा इंडिया ने नहीं बोला। क्योंकि इंडिया नोज़ कि अगर ऐसा हम लोग कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं म्यांमार के ऊपर, तो म्यांमार जो है सो चाइना से ज़्यादा और क्लोज हो जाएगा, जो कि हमारे आगे आने वाले साल में हमारे लिए सही नहीं होगा। तो इंडिया ने भी न्यूट्रलिटी ही मेंटेन किया है। ठीक है, तो ये एक टोटल एक मैंने आपको एक एनालिसिस बताया है कि अभी क्या चल रहा है, और ये काफ़ी अभी हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर अभी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होते रहेंगे, तो आप इसको एक ध्यान में रखो, जो भी एडिटोरियल्स आते हैं उसको आप पढ़ सकते हो। तो ये एक मैंने आपको एक सिंपल एक लूसिड वे में एक टोटल जो एक कॉन्सेप्ट जो था, जो सीन चल रहा था म्यांमार में, वो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए अपने, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ उज्ज्वल्स अकेडमी फॉर सिविल्स। ठीक है, इस चैनल पे और भी यूपीएससी से रिलेटेड और भी जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड कंटेंट्स आते रहेंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।